जय हिंद साथियों। चर्चा का विषय है आज पुलिस के गलियारों के अंदर, सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में एक आईपीएस वाई पूरन कुमार जो हरियाणा कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं, उन्होंने सरकारी रिवॉल्वर से अपने फ्लैट के अंदर चंडीगढ़ के अंदर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या हमेशा सवालों के अंदर रहती है, परंतु जब एक पुलिस वाला, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हैं, चाहे वो आईपीएस ऑफिसर हैं, जब भी वो इस तरह के सुसाइड करते हैं तो बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं और सवाल पैदा होने भी चाहिए, क्योंकि एक सिपाही, एक थानेदार, एक आईपीएस, एक डीजी, कमिश्नर जब ट्रेनिंग कराई जाती है, शपथ दिलाई जाती है, तो उनको इस तरह की ट्रेंड किया जाता है कि वो बड़ी विषम स्थितियों में भी अपने आप को संभाल कर रख सकें और काम कर सकें। और शपथ में भी यही होता है, संविधान के नाम पर शपथ के कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए वो अपने प्राणों की आहुति तक दे देंगे, पर इस तरह के प्राणों की आहुति नहीं जिस तरह से वाई पूरन कुमार ने अपने कर्तव्य से भागकर की है। हालांकि इससे पहले भी पूरे हिंदुस्तान की पुलिस में इस तरह के सुसाइड होते रहे हैं। यूपी में सीडी कैंथ आईजी बरेली थे और के गौतम इंस्पेक्टर ने उनके खिलाफ करप्शन का मुकदमा दर्ज किया। वो इतने टेंशन में आ गए क्योंकि उनके खिलाफ बहुत सारे सबूत थे, उन्होंने सरकारी रिवॉल्वर से सुसाइड कर लिया। दिल्ली के अंदर भी बहुत तरह के तनाव के अंदर पुलिस के इंस्पेक्टर्स, एसीपीज ने सुसाइड किए हैं। तेलगी घोटाले के अंदर गिरफ्तार हुए एक इंस्पेक्टर, उनको लगा कि मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, उन्होंने सुसाइड कर लिया। उसी तरह पुलिस हेडक्वार्टर से, जो अब पुराना पुलिस हेडक्वार्टर कहलाता है, एक एसीपी ने महकमे की परेशानियों से आकर सुसाइड कर लिया। इसी तरह और भी कई इंस्पेक्टर्स ने इस तरह सुसाइड किए। वो उनकी अपनी एक मानसिक स्थिति होती है, परंतु एक आईपीएस ऑफिसर जिसको करोड़ों लाखों लोग फॉलो करते हैं, यदि वो क्षमता नहीं रखता इस तरह की परेशानियों को झेलने की, तो उसको पुलिस विभाग में आने की जरूरत नहीं है। वो गलत जगह पर लैंड कर गया है। जिसकी पत्नी एक आईएएस ऑफिसर हैं और बड़ी सीनियर पोजीशन है, और खुद भी स्वर्गीय पूरन कुमार आईपीएस थे और एडिशनल डीजी रैंक के अधिकारी थे, छोटे अधिकारी नहीं थे। अब उनका ये कहना कि मुझे हैरेसमेंट किया गया, मुझे परेशान किया गया, बार बार ट्रांसफर किया गया। इसी हरियाणा स्टेट के अंदर एक अशोक खेम का आईएएस ऑफिसर थे, उनको रॉबर्ट बढेरा जो दामाद जी हैं, उनकी जमीन कैंसिलेशन के करने के एवज में 56 ट्रांसफर उनके किए गए। सवाल ईमानदारी का और बेईमानी का है, पर इस मामले में अब चूंकि जांच भी हो रही है, एफआईआर हो चुकी हैं। 13 जो ऑफिसर्स थे उसमें आईएएस भी और आईपीएस में, इन्होंने छोड़ा किसी को नहीं है, चाहे वो रिटायर्ड डीजी रहे हों, चाहे सर्विंग हो, अपनी इवन कुलीग जो एसपी तक को नहीं छोड़ा, उन तक के नाम आईएएस ऑफिसर के, वो लिंक थे या नहीं थे, इनके ट्रांसफर थे, वो एक अलग मसला है। परंतु जिस तरह से उन्होंने 8 पेज का एक सुसाइड नोट अपने कोठी के बेसमेंट में लिखा, उसमें बहुत सारे कारण गिनाए गए। उनकी पत्नी ने आकर एक चंडीगढ़ के थाने के अंदर एक कंप्लेंट दी कि इसमें एफआईआर दर्ज की जाए। उसमें एससी एसटी एक्ट का प्रोविजन भी मेंशन किया गया था। सुसाइड तो ये तय है कि उन्होंने अपने रिवॉल्वर से सुसाइड किया था, तो मर्डर तो है नहीं। अब सवाल आता है एससी एसटी एक्ट का। बार बार इस चीज को देखा जा रहा है, बल्कि 90% यदि तमाम कंप्लेंट्स हिंदुस्तान में, मैं हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूं, दिल्ली की, जहां भी एससी और जनरल वर्ग के बीच में कभी कोई विवाद पैदा हुआ है, तो सबसे पहला एलिगेशन यही होता है कि चूंकि मैं इस वर्ग से आता था इसलिए मुझे हरेसमेंट किया जा रहा है, इसलिए मेरा ट्रांसफर किया जा रहा है, इसलिए मेरे से पैसे मांगे जा रहे हैं। पर इसके पीछे एक और भी पेंच फंसा हुआ है, जो पूरन कुमार की डेथ के पीछे। रोहतक के अंदर एक शराब के व्यापारी, जिन्होंने तमाम सोशल मीडिया पर अपनी बातें रखी हैं और इस बारे में कंप्लेंट भी दी है,
एक हेड कांस्टेबल सुशील कुमार जो पूरन कुमार के साथ में पिछले 5 साल से कनेक्टेड था, उसकी तमाम जो चीज़ें थी वो रेगुलेट करता था या मैनेज करता था, उसका घर, उसकी ड्यूटी, उसकी गाड़ी, उसकी तमाम चीज़ें जो एक ऑर्डरली की ड्यूटी होती हैं। क्या वो इतना प्रभावशाली हो गया कि वो अपने एडीजी के खिलाफ या एक आईपीएस के कहने पर या उसके लिए 2.5 लाख रुपए महीने की डिमांड करे, वो भी एक शराब व्यापारी से, कि उसको शराब बेचने की रोहतक रेंज के अंदर एक तरह से उसका पूरा उसको आधार दे दिया जाए या उसके ऊपर पूरा हाथ रख दिया जाए। अब जो शराब व्यापारी हैं वो खुलकर बोल रहे हैं, मुकदमा भी दर्ज हो गया, उसमें सुशील कुमार गिरफ्तार भी हैं, आज जेल में भी हैं। अब सवाल यही था कि उनके ऊपर तलवार लटक रही थी अरेस्ट की, कि क्या हरियाणा पुलिस उनको इस भ्रष्टाचार के केस में अरेस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो वो क्षमता नहीं थी, उनके अंदर गुर्दा नहीं था कि वो सुप्रीम कोर्ट जाते, तमाम कोर्टों में जाते। और आज तो उनकी ही जाति के सबसे बड़े सम्मानित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिन पर अभी भी जूता फेंकने का प्रकरण आया था, उसमें भी यही बात उठी थी कि चूंकि वो एक दलित जाति से हैं इसलिए जूता फेंका गया। जब सारी बात प्रकाश में आई तो पता लगा जूता फेंकने वाला भी दलित जाति थी, तो मामला बैलेंस्ड हो गया, वो मामला खत्म, रफा दफा कर दिया गया। तो ऐसी क्या जरूरत थी पूरन कुमार को कि इतना एक्सट्रीम स्टेप पर चले जाएं, और वो भी एक आईपीएस ऑफिसर। तो ये बड़ा ताज्जुब करने वाला सवाल है। अब इंक्वायरी हो रही है, जांच हो रही है, बल्कि मैं तो सरकार से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। यदि उनकी बात में थोड़ी बहुत भी सत्यता है तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी उतनी ही तगड़ी कार्रवाई की जाए, चाहे वो रिटायर्ड अधिकारी भी क्यों ना हो। क्योंकि अब ये एक तरह से ट्रेंड बन चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस चीज पर स्टे दिया, बड़े सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए, खासतौर से यूपी के परिप्रेक्ष्य में। वहां पर ये एक ट्रेंड बन गया था, खासतौर से मायावती जब सीएम थी, कि जो भी एलिगेशन लगाना हो जनरल कास्ट का हो, सीधा सीधा SC ST एक्ट लगाओ और नॉन बेलेबल सेक्शन में उसको अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, बहुत सारे मामलों में ये नजर आ रहा है कि जानबूझकर हैरेसमेंट करने के लिए इस तरह की चीजें की जा रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी जो पूरे हिंदुस्तान में लागू हुई, परंतु राजनीतियों को कोई मंजूर नहीं था। वो चाहते थे कि उनको जो वोट बैंक है वो खिसक ना जाए। तो उस वोट बैंक को खिसकने के लिए उन्होंने उसमें कानून में फिर एक संशोधन कर दिया और पुरानी स्थिति को रेस्टोर कर दिया कि उसको तुरंत अरेस्ट किया जाए। अब जो 13 अधिकारी हैं जिनके खिलाफ FIR हो रही है, अब उनके ऊपर भी वही तलवार लटक गई है। बल्कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जांच के लिए CBI से जांच कराई जाए, और उसमें जो, चूंकि इसमें ACP या DSP से नीचे रैंक का अधिकारी जांच नहीं कर सकता, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि उसकी जांच भी किसी दलित अधिकारी को दी जाए जिससे निष्पक्षता से जांच हो सके। क्योंकि इसका ट्रायल भी डेजिग्नेटेड कोर्ट में होता है और मोस्टली दलित समाज से आए लोगों को ही उस पद पर बैठाया जाता है, जिससे कि ट्रायल भी निष्पक्ष हो सके। अब तमाम चीजें प्रकरण में आ गई हैं और ये पहला मामला नहीं है कि IPS पर या IAS के ऊपर दाग ना लगे हों। अभी अभी पुणे में जो एक IAS महिला थी वो भागी हुई हैं, उनके माता पिता सारा घर भागा हुआ है, कहने को वो IAS थी, पर जिस तरह से उनका प्रकरण पूरे हिंदुस्तान ने देखा तो ये जरूर लगा कि कहीं ना कहीं सब जगह एकदम से क्लीन नहीं है, जिनसे अपेक्षा की जाती है जो शीर्षस्थ स्थान बैठे हैं। अब आप देखिए, पत्नी IAS, खुद IPS, कितनी बड़ी कोठी में रह रहे हैं जो आप सोशल मीडिया में दिखा रहे हैं, उसके बेसमेंट में उसको बिल्कुल साउंड प्रूफ कर दिया गया था। आम घर तो ऐसे होते ही नहीं है, आपको सरकारी गाड़ी दी गई है। अब आप उम्मीद रखो कि जैसे वो IAS ऑफिसर उम्मीद कर रही थी कि मुझे पहले दिन ही लाल बत्ती की गाड़ी और सिक्योरिटी के लिए कांस्टेबल और मेरे ऑफिस इस तरह के AC होने चाहिए। तो ये चीजें दिखाती हैं कि आप अपने पद से विमुख होकर, आपने कुर्सी तो हासिल कर ली परंतु आप उस स्टेज पर नहीं पहुंच पाए। अब आप एक दूसरे वर्ग में जा चुके हैं, आप एलाइट वर्ग में आ चुके हैं। ग्राउंड पर रियलिटी यह है कि पुलिस विभाग के अंदर कांस्टेबल टू ACP रैंक की है जो जमीन पर काम करता है और जमीन की हकीकत का उनको पता है, क्योंकि कोर्ट में उनको जाना होता है, इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, ट्रायल करना होता है। किसी IPS ने इस हिंदुस्तान में आज तक तहरीर या मुकदमा दर्ज नहीं कराया,
किसी आईपीएस ने किसी केस की, चाहे कितना इंदिरा गांधी से रिलेटेड मर्डर केस रहा हो, उसकी आज तक इन्वेस्टिगेशन हिंदुस्तान में नहीं हुई है। यदि किसी ने देखी हो, किसी आईपीएस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन करी हो अपने हाथ से, वो अपने थानेदार से, एसएचओ से करा लेना, वो एक साइन कर देना, चिड़िया बैठा देना, अलग बात है। और फिर उस केस का ट्रायल करा हो, अपीयर हुआ हो, एविडेंस दी हो, और फिर उस केस को कन्विक्ट करा दिया हो, मेरी नॉलेज में एक भी केस नहीं है। तो पुलिस विभाग के अंदर माना जाता है कि ये पद जो है केवल मलाई खाने के लिए होते हैं, ये प्रताड़ना झेलने के नहीं होते। तो एक आईपीएस ऑफिसर ये कहे कि मुझे केवल ये हरेसमेंट हुआ कि मुझे उठाकर ट्रेनिंग कॉलेज में डाल दिया गया, तो उसको फेस करने की ये हिम्मत होनी चाहिए थी, यदि वो सही मायने में एक ऑफिसर थे, यदि उनके अंदर ऑफिसर्स के गट्स थे। मुंबई के कमिश्नर थे, वो जेल गए तेल की घोटाले के अंदर, काफी लंबे टाइम तक पूना जेल के अंदर रहे, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दी। तो केवल यह कह देना कि एफआईआर हो गई है और अब उनका कैरियर खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान की पुलिस में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कस्टडी डेथ भुगत कर आए हैं, करप्शन के केसेस से निकल कर आए हैं, मर्डर केसेस, रेप केसेस निकल कर आए हैं, बदस्ता नौकरी करी है। तो इसमें कोई हरासमेंट का एंगल नहीं था, ना कोई ऐसी अपेरेंटली कोई चीज नहीं आ रही फिलहाल तक। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें उनकी शिकायत थी नौकरी के दौरान, कि गाड़ी नहीं दी मुझे, मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से मुझे ऑर्डरली नहीं दिए गए, मुझे वो फैसिलिटी नहीं दी गई, मुझे परेशान किया गया, हरेसमेंट किया गया, जाति के आधार पर भेदभाव किया गया, और तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होंगी। पर कोई भी अभी तक अकाट्य सबूत ऐसा सामने किसी भी सोर्स से नहीं आया है जो साबित करता हो कि किसी भी ऑफिसर जिनके नाम इस एफआईआर में डायरेक्ट किसी की इन्वॉल्वमेंट हो। अब किसी को ट्रांसफर कर देना चूंकि वो एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये कोई ऑफेंस नहीं है, ये डिसिप्लिनरी एक एक्शन है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक प्रशासनिक निर्णय है जो सरकारें बार बार लेती हैं और लेती रहेंगी, और तमाम सरकारें लेती रही। मैंने अशोक खेमका का नाम इसलिए लिया क्योंकि उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, 56 ट्रांसफर हुए अशोक खेमका के। तो इस तरह पे इस चीज़ों को आधार बनाकर केवल राजनीतिक और भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामलों को लेकर तमाम चीज़ें होती हैं। इसलिए पुलिस में कहा जाता है कि भाई मेंटल हेल्थ रखना भी अपनी दुरुस्त रखना जरूरी है। बहुत से पुलिस ऑफिसर इतने डिस्कंट्रोल्ड हो जाते हैं, वो नीचे वालों को पनिशमेंट देने लगेंगे, परेशान करने लगेंगे, हैरेसमेंट करने लगेंगे। तो ये तमाम चीज़ें जब प्रकाश में आती हैं तो पता लगती हैं। तो ये जो मामला पूरन कुमार का है, चूंकि इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो चुकी है, शराब व्यापारी का जो मुकदमा है उस पर भी पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसकी तह तक जाएगी। तो इतना आसान नहीं है उनकी मृत्यु के बाद भी उससे पाक साफ निकल जाना कि उनको हरेसमेंट की वजह से उन्होंने सुसाइड किया। इसका कोई जो मेंशरिया है उसका कोई सबूत नहीं है, केवल कह देना और लिख देना ही काफ़ी नहीं है। उसको अदालत में बियॉन्ड प्रूफ साबित करने के लिए बहुत सारे सबूतों की ज़रूरत होती है। और अभी तो इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत है, तमाम सीसीटीवी खंगाले जाएंगे, सुशील कुमार के और पूरन कुमार के बैंक डिटेल्स खंगाले जाएंगे, उनकी जो व्हाट्सएप चैट पढ़ी जाएंगी, और कहाँ कहाँ से कोई पैसा का लेन देन था या किस तरह से सुशील कुमार उनको मदद करते थे, वो तमाम चीज़ें आएंगी। और ये पहली बार नहीं है, इस तरह के जो एड्स पीए या इस तरह के जो चीज़ें होती हैं ये पहले से भी पुलिस विभाग में होती रही हैं। दिल्ली में एक बहुत सीनियर आईपीएस ऑफिसर है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि मेरे भी बॉस रहे थे वो, उनका पीए 2 लाख रुपए रिश्वत मांगता हुआ उन्हीं के ऑफिस में धरा गया। क्या किसी पीए की दिल्ली शहर में हिम्मत है कि 2 लाख रुपए अपने लिए मांग ले, वो भी एक बड़े बिल्डर से? वो शुक्र था कि वो बड़े अधिकारी थे, आईपीएस थे, अंडर ट्रांसफर थे, दूसरे स्टेट में जा रहे थे। सरकार ने सोचा चलो क्यों पंगा लिया जाए, इनको निजात दे दी जाए, वो चली गई। हालांकि पीए साहब बहुत लंबे समय तक उसके अंदर जेल में रहे, बहुत परेशानियों का सामना भुगतना पड़ा। तो ये जो मलाई वाली जो पोस्टिंग है, कई बार कई लोगों को बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं होती हैं, वो अग्निपथ पर नहीं चलना चाहते, वो केवल और चीज़ों पर चलना चाहते हैं जो अपनी मुफीद होती हैं। अपनी लाइफ को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा फटीक कैसे ली जाए, किस बहाने से फटीक ली जाए, ये पुलिस के ऐसे अनसुलझे फैक्ट्स हैं जो नॉर्मली कोई आईपीएस
या कोई जल्दी से बताता नहीं है। चूंकि मैं तो रिटायर्ड हूँ, अब कंडक्ट रूल से भी बाहर हूँ, तो मैं अपनी बात खुलकर रख सकता हूँ। क्योंकि ये जो प्लम पोस्टिंग जिनको बोलते हैं, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हैं, वो भी दूध का धुला हुआ वर्ग नहीं है। उसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें प्रकाश के अंदर जाती हैं, यदि पब्लिक के अंदर डोमेन में आ जाए तो हड़कम मच जाएगा। इसने तमाम तरह की चीजें, और हाँ, मैं इस बात से भी इनकार नहीं करता हूं कि एससी एसटी वर्ग का बहुत जगह पर ताड़ना होती है, और वो यदि ऐसी होती है तो जो भी उस तरह का करने का अधिकारी है, चाहे वो राजनीतिक है, चाहे वो कितना बड़ा ऑफिसर है, उससे एस्केप गोट नहीं होना चाहिए। यदि वाकई में पूरन कुमार को हरेसमेंट, केवल ट्रांसफर, पोस्टिंग और इस तरह की चीजें जो बताई हैं, उन्होंने बहुत सीनियर ऑफिसर्स के नाम लिए हैं। मनोज यादव जो कमिश्नर थे, उससे पहले कमिश्नर, उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं। हालांकि वो अपनी कंप्लेंट्स को लेकर माइनॉरिटी कमीशन, तमाम हाईएस्ट पोस्ट तक जीते हुए जब वो जिंदा थे, उन्होंने तमाम कोशिशें करी। अब चूंकि इसमें दोबारा से एससी एसटी आयोग ने भी एक कॉग्निजेंस लिया है, 7 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है, रिपोर्ट आएगी, वो भी इसको एग्जामिन करेंगे। क्या ये जातिगत मामला था या इसके पीछे और कोई बहुत सारे मामले थे? क्योंकि आज डिजिटल एविडेंस का टाइम है। जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो तमाम डिजिटल एविडेंस इकट्ठे किए जाएंगे। और एक बात और मैं सबसे महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि दलित वर्ग टॉप पर नहीं पहुंचा। इस देश का कानून डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने बनाया था, और आज जो नया कानून बना है वो भी एक आईपीएस अधिकारी जो भी दलित हैं, जिनको भी उत्तर प्रदेश शासन में मुलायम सिंह यादव के टाइम में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, कितनी हरेसमेंट हुई, कितनी परेशानियों से हुई, परंतु उन्होंने संघर्ष किया और आज वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और तमाम जितनी भी लीगल कमेटीज होते हैं उसके चेयरमैन होते हैं हमेशा। अभी अभी साउथ में जो स्टम्पेड में मरे थे, उसमें भी वो दल का हिस्सा थे। इस देश को 3 जो नए कानून दिए हैं, भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, वो उस कमेटी के चेयरमैन थे। तो यदि यही एक पैमाना होता कि एससी एसटी के लिए, तो उनको कभी नहीं बनाया जाता। तो इसलिए कहना कि उनके साथ बिल्कुल जड़मूल से भेदभाव होता है, ऐसा नहीं है। पिक एंड चूज हो सकता है, परंतु ये एक जो अवधारणा बन चुकी है कि केवल एलिगेशन लगा देना, चूंकि मैं एससी एसटी वर्ग से हूं, ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। क्योंकि राजनीतिक लोगों की इच्छाएं तो पूरी कर सकता है। अभी जो केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल थी, किस तरह से इतना बड़ा आईआरएस पद का छोड़कर और राजनीति में कूदे। तो क्या मेरे जो व्यूअर्स हैं वो समझ रहे होंगे कि क्या वो राजनीति को साफ करने आए थे? वो क्रीम खाने आए थे, राजनीति के मजे लेने आए थे, एंजॉयमेंट करने के लिए आए थे। वो कहते थे हम आम घर के अंदर रहेंगे। आज वो कोठी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं, हाई कोर्ट तक, कि मुझे बड़ी कोठी दी जाए, मेरे स्टेटस के हिसाब से कोठी दी जाए। जो दिखता है वो ऐसा होता नहीं है, पर्दे के पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये तो वक्त ही बताएगा, परंतु जो सीनियर्स ऑफिसर्स का इसके बारे में क्या रुख होता है, हरियाणा गवर्नमेंट के किस तरह से इन्वेस्टिगेशंस होती है, क्या उनका कंडक्ट पूरन कुमार के प्रति कुछ भेदभावपूर्ण था, ये तो इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा। और जब तमाम एविडेंस इसके अंदर इकट्ठे किए जाएंगे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, एफआईआर है, एफआईआर का निस्तारण केवल अदालत के अंदर होना है, और अदालत का प्रेरोगेटिव है, जब तक अदालत सेटिस्फाइड ना हो तब तक उस केस को रीट्रायल कर सकती है, रीइन्वेस्टिगेट करा सकती है। तो हम सभी को इंतजार करना चाहिए किसी कंक्लूजन पर पहुंचे बिना, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव और डेलिकेट मामला है। एक पुलिस ऑफिसर की डेथ से जुड़ा हुआ मामला है, एक आम डेथ भी होती है, उसको भी बड़े डिबेट में रखा जाता है। और ये तो एक आईपीएस ऑफिसर और बहुत शीर्षस्थ अधिकारी पर एक एलिगेशंस हैं कि उन्होंने, चूंकि हरेसमेंट हुआ, राजनीतिक कारणों से हुआ, व्यक्तिगत कारणों से हुआ, उनकी जाति को लेकर हुआ, और तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम सभी को धैर्य से देखना चाहिए, वाच जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे आपके पास में इस तरह के सैकड़ों एग्जाम्पल भरे पड़े हैं पूरे हिंदुस्तान की पुलिस में, जहां इस तरह की चीजें टाइम एंड अगेन बार बार प्रकाश में आती हैं। मेरा मानना यह है कि चूंकि ये तो एस्टेब्लिश है कि सुसाइड उन्होंने अपने आप से किया था, तो उतना पार्ट तो वो कैंसिल है, उसमें मर्डर वाला एंगल नहीं है। जहां तक अबेटमेंट का मामला है और एससी एसटी का मामला है,
तो क्या वो तमाम सबूत पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो सीबीआई है या चंडीगढ़ पुलिस कर रही है, क्या वो अकाट्य सबूत अदालत के अंदर पेश कर पाएगी? क्योंकि एससी एसटी एक्ट के अंदर बहुत सारे सबूत इकट्ठे करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस केस के अंदर पब्लिक डोमेन में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उनको अट्रैक्ट करती हो इस एक्ट को। परंतु फिर भी सरकार की मजबूरी थी। आईएएस महिला हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, उन्होंने कोई कंप्लेंट दी है, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए, उसमें कोई कोताही बरती नहीं चाहिए, बल्कि बेहतरीन से बेहतरीन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स टीम को लगाकर उसके हर पक्ष को उजागर किया जाए, जिससे आने वाले समय में ये एक एग्जाम्पल सेट हो सके कि किसी पुलिस ऑफिसर को यदि हरासमेंट हुई, किसी भी वजह से हुई, तो उसका हश्र भुगतना पड़ेगा। यदि नहीं हुई तो भी सरकार की जिम्मेदारी है, हरियाणा सरकार की, वो रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लाए कि इन ऑफिसर्स की, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स की कोई गलती नहीं थी, इनको फाल्सली इंप्लीकेट किया गया है, जानबूझ के बदनाम किया गया। तो ये समय की परीक्षा है, थोड़ा इंतजार करते हैं, क्योंकि तमाम रिपोर्ट्स कोर्ट में आएंगी, जो कमीशन है उसकी रिपोर्ट्स भी आएंगी, सोशल मीडिया और मेरे जैसे रिटायर्ड मेरे साथी इस बारे में एक चर्चा का विषय है। चंडीगढ़ से लेके दिल्ली तक ये तमाम चर्चाएं बड़ी गर्म पर हैं। तो आने वाला वक्त इसकी दिशा और दशा तय करेगा कि व्हाट वेंट रॉन्ग। धन्यवाद। अपना विचार जरूर बताएं, मेरे फ़ोन नंबर पर बताएं, जिससे मेरा भी ज्ञान बढ़ सके कि क्या इस तरह की हालात में क्या संभावनाएं हो सकती हैं। जय हिंद साथियों, नमस्कार।